ऑपरेशन फ्लड का जो प्रारंभ हुआ था वो था 13 जनवरी 1970 में। तो वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो वेनेजुएला। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीआर के स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि हमने एक मॉक कराया था अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो कि यूके ट्रिपल एससी का जैसा पेपर आता है, यूके पीएससी का जो पेपर आता है और आगामी जो पेपर आने वाले हैं वीडियो वाले, उसके ही आधार पर उसको ही आपको ध्यान में रखते हुए हमने पेपर मॉक करवाया था। तो आज उसी मॉक का हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, है ना, ताकि जो बच्चों ने किया था वो एक्सप्लेनेशन देख लें, उनको जहाँ डाउट आ रहे हैं वो भी इनको क्वेश्चन को देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन है, पहले वो देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का क्या है। हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि धातु के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है, 4, 5, 6 और 3। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा 5। तो धातु के 5 भेद होते हैं। जैसे कि आपका एक होता है हमारा सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु होता है और सम्मिश्र। जैसे सामान्य लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, कौन कौन सा होता है, सामान्य, व्युत्पन्न धातु होता है, नाम धातु होता है, सम्मिश्र धातु होता है। सामान्य, व्युत्पन्न, नाम, सम्मिश्र और चौथा और आपका 5वां होता है अनुकरणात्मक धातु। ठीक है, हरदेव भारी जी ने 5 धातु के भेद बताए, तो इसका आंसर आपका 5वां हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्रिया का जो रूप बोलने वाले लिखने वाले की मन की स्थिति का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं। क्योंकि हम जिस भी भाव से, जिस भी फीलिंग के साथ जो भी वाक्य कहते हैं, तो वो फीलिंग जो भाव होता है वो क्या कहलाता है, जिस आधार पर हम कोई वाक्य कहते हैं। तो उसका जो आंसर है हमारा वृत्ति, क्रियार्थ है, पक्ष है, क्रिया का सामान्य रूप या आपका वाच्य। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इसे वृत्ति कहते हैं या क्रियार्थ भी कहते हैं। ठीक है, क्रिया का सामान्य रूप आपको पता ही है, तो धातु के पीछे ना लगे बनता है। जैसे लिख में ना जोड़ोगे लिखना बनेगा, तो क्रिया का सामान्य रूप होता है। वाच्य आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, वैसे 2 होते हैं मुख्य रूप से, कर्तवाच्य और अकर्तवाच्य। अकर्तवाच्य भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कर्मवाच्य आता है और भाववाच्य आता है। ठीक है, बाकी पक्ष भी होता है। तो इसका सेकंड वाले का आंसर आपका पहला। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कौन सा एक यूनिकोड फॉन्ट नहीं है। तो यूनिकोड फॉन्ट जो हमारा नहीं है, सारे यूनिकोड है आपका ये वाला है, नॉन यूनिकोड फॉन्ट, जो कौन सा आपका चाणक्य है। ठीक है, बाकी सारे आपके यूनिकोड होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना शेखर जोशी ने नहीं लिखी है। तो शेखर जोशी की आपकी नहीं है। कोशिका खटवार भी है, बदबू भी है, दाजू भी है। तो त्रिशंकु, ये किसके त्रिशंकु है आपकी, मन्नू भंडारी की। ठीक है, त्रिशंकु किसकी हो जाएगी, मन्नू भंडारी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्या है। 5वां है रजनीगंधा। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रजनीगंधा मन्नू भंडारी की किस उपन्यास पर आधारित फिल्म है। तो रजनीगंधा वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा आपका महाभोज। ठीक है, महाभोज पर एक तरह से इस उपन्यास पर आधारित आपकी ये फिल्म हो जाएगी। ठीक है, रजनीगंधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असत्य बताना, छठा क्वेश्चन। असत्य क्या है, पल्लवन को विशदीकरण संवर्धन कहते हैं। ठीक है, संक्षेपण में समास शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संक्षेपण वृद्धिकरण में उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग नहीं होता है, इसमें होता है अन्य पुरुष शैली का प्रयोग। जो ज्यादातर आपका अधिकतर जो भी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं सरकारी कामकाज के लिए, वो अन्य पुरुष शैली के प्रयोग करके ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड का आपका जो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड। बाकी चौथा भी ठीक है, संक्षेपण में अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वो संक्षेप की बात हो रही है। तो अलंकार भाषा का प्रयोग होगा तो संक्षेपण कैसे कहलाएगा, तो बहुत बड़ा विस्तृत रूप हो जाएगा। तो छठे का आपका थर्ड वाला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि प्रारूप का अर्थ क्या है, आलेख, मसौदा, या थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ है, आलेख है, मसौदा है, ड्राफ्ट या सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी वाला। ठीक है, सरकारी पत्र लिखने से पहले, अंतिम रूप से लिखने से पहले जो कच्चा चिट्ठा तैयार किया था, ताकि कम से कम कमियां हो। अब जो भी कमियां होती है वो पहले ही हो जाए, उसके बाद में पक्का चिट्ठा तैयार किया था। तो कच्चा चिट्ठा जो होता है तो पहले पूर्व, पत्र के पूर्व तैयार किया था रफ में, तो उसको क्या कहते हैं, ड्राफ्ट भी कहते हैं, आलेख भी कहते हैं, मसौदा भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, किस कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ जैसे को तैसा है। जैसे को तैसा, तो इसका आंसर है आपका लेट राकस ही लेट राकस, मतलब जैसे को तैसा। बाकी जो आपके 3 है, सरगौक छूट, पातालों को फूट, इसका होता है आपका हर तरफ से असहाय, हर तरफ से असहाय। थर्ड सासुक हाथ और गुलमुल घास। फोर्थ है आपका कुकुराक ले बाली रॉड। इन दोनों का अर्थ होता है आपका असंभववाद, दोनों का, तीसरे का भी चौथे का भी क्या होता है, असंभववाद। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं,
तो इसका 8वें का आपका है पहला 9। 9 क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन कह रहा है उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध है। उपमा, उपमा का मतलब क्या होता है तुलना, जहाँ उपमा की उपमा से तुलना होती है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ अलंकारों में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कालिदास। ठीक है, इसके लिए आपके उपमा अलंकार के लिए कालिदास जाने जाते हैं। आपका अगला क्या है 10 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है। पानी शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसमें पानी शब्द का क्या इज्जत भी है, कांति भी है, जल भी है, तो इसका चौथा आंसर है हाथ। पानी का अर्थ क्या है, हाथ नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाथ। अगला है किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। विसर्ग, विसर्ग देखनी है आपको, तो विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ इसमें, इसका हो जाएगा आपका निहिधन कर्म। निहिधन कर्म, निधन कर्म विसर्ग संधि है। सदय में आपको पता कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। अय की मात्रा दिख रही है, तो जहां भी आपकी अय की मात्रा दिखती है आपकी वृद्धि संधि है स्वर के रूप में। गिरीश, रा पर आपको स्वर दिखा है, रा पर स्वर दिख रहा है बड़ी ई का। ठीक है, रा पर कौन सा स्वर दिख रहा है, बड़ी ई का, तो इसमें हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। गिरिधन ईश, गिरिधन ईश होता है आपका है संयोग। अगला तो संयोग में कौन सी संधि है, तो समधन योग करके जो बनता है समधन योग, इसमें हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। तो आंसर इसका 11वें का आपका विसर्ग संधि बता देनी थी, वो आपका है थर्ड वाला। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है अखरोट का तत्सम रूप बताना है। अखरोट का तत्सम रूप, तत्सम क्या कहते हैं अखरोट को, अक्षोट, अक्षोट। ठीक है, अखरोट का तत्सम रूप है आपका अक्षोट, इसको कहते हैं आपका क्या, अक्षोट। ठीक, अगला 13 क्वेश्चन, वातायन, गवाक्ष, दरीचा, ये सभी शब्द किसके पर्यायवाची हैं। तो वातायन, गवाक्ष, दरीचा, तो ये हो जाएंगे आपके खिड़की के। 13 का हो जाएगा आपका खिड़की, सारे खिड़की के पर्यायवाची। ठीक है, 13 का आपका कौन सा आपका सेकंड वाला। अगला देखते हैं आपका 14 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 14 में बताना आपका कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। उसे मृत्युदंड की सजा हुई, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है। शुद्ध बताना था, शुद्ध बताना था, इसमें क्या था देखते हैं, ये शुद्ध ही बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला थर्ड वाला। इसका आंसर क्या है, थर्ड वाला। ठीक है, जैसे इसमें देखोगे अभी, हाँ शुद्ध भैंस, तो शुद्ध भैंस नहीं होता, भैंस का शुद्ध दूध होता है। मेरे को नहीं होता, मुझे उससे बात करनी है ना, बाकी ये भी गलत ही आपका। तो इसका थर्ड वाला आंसर है। 15 देखते हैं, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन कह रहा है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसलिए आ रहा है तो संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप क्या होगा। सरल रूप में आपको पता है कि वाक्य एक फ्लो में खत्म होता है ना, एक फ्लो में खत्म होता है, और इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय आता है, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला, कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया। अगला देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन कह रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग इस वाक्य में किया गया। रीतिवाचक, तो रीतिवाचक का आंसर है पहला। आपको पता है रीतिवाचक में क्या होता है, कैसे कैसे प्रश्न करके रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको पता चलता है कैसे करके। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ी सी मिठाई खाओ, कितनी, तो यह है परिमाणवाचक, मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, कब से वेतन नहीं मिला, यह है कालवाचक क्रिया विशेषण, चोर वहां दीवार के पास खड़ा है, कहाँ, तो ये हो जाएगा स्थानवाचक, वहां हो जाएगा आपका स्थानवाचक, वहां हो जाएगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका 17, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, डॉक्टर दिमशिस। डॉक्टर दिमशिस, जैसे कैसे कैसे आएंगे इसमें, सब कोई, सर्वनाम रूप में आपके जब दो शब्द साथ में, सब कोई आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, या कोई कोई साथ में आएगा, वहां पे भी क्या आएगा आपका संयुक्त सर्वनाम। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड वाला। आगे देखते हैं 18 का कह रहा है, 18 कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पे, इसकी व्युत्पत्ति में मानेंगे उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे किलकित कौन सा शब्द है, किलकित आपका जो है, किलकित है आपका देशज, है ना, देशज है। ठीक, न तत्सम न विदेशज न अर्थसम, तो ये आपका हो जाएगा देशज। आगे काकल्यवर्ण, काकल्यवर्ण कौन सा है, इसमें काकल्यवर्ण का जो आंसर हो जाएगा, काकल्य तो आपका कौन सा है, हा ही है। 19 का आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। ठीक, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में, तो इसका जो आंसर है वो दो ऑप्शन हो गए थे यहाँ पे, थर्ड वाला भी है और आपका फोर्थ वाला भी है। ठीक है, थर्ड भी और फोर्थ भी। बाकी हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ये भाववाचक का जातिवाचक में हो जाएगा, भाववाचक का जातिवाचक। अगला वाला पंडित जी,
प्रधानमंत्री। पंडित जी की बात हुई तो ये भी जातीय वाचक का व्यक्तिवाचक में। तो इसका आंसर आपका है थर्ड और फोर्थ। 21 क्वेश्चन देखते हैं, किसका क्या कह रहा है। पवार वंश के शासक महाशाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, गलत बताना। तो इसमें पहला आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद शासक रुद्रचंद का समकालीन नहीं है। इसका समकालीन था आपका महाशाह लक्ष्मीचंद का, ठीक है, लक्ष्मीचंद का समकालीन था। बाकी इसने चंद शासकों ने 8 बार आक्रमण किया था, लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल में, बिल्कुल ठीक है। मानपुर नगर की स्थापना की थी, ये भी ठीक है। राजकवि भरत कवि था, और आपको पता है भरत कवि ने एक पुस्तक भी लिखी थी, मानवोदय ज्ञानोदय काव्य, तो पवार वंश की सबसे प्राचीन पुस्तक के रूप में भी जानी जाती है, मानवोदय ज्ञानोदय काव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां क्या कह रहे हैं। 22वां क्वेश्चन आपका है, 22वां क्वेश्चन है आपका कि कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे। चौथे कमिश्नर पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, चौथे की बात हो रही है, हेनरी हैलेट आपका लुशिंगटन, ठीक है, लुशिंगटन हो जाएगा। चौथा कौन सा होगा, लुशिंगटन, ठीक। अब पहला दूसरा तीसरा देख लेते हैं। पहला कौन सा होगा, गार्डनर। दूसरा आपको पता है, दूसरा आपका कौन सा है, रेल है। तीसरा आपको पता है गोबान होता है, तीसरा क्या होता है, गोबान होता है। चौथा आपको लुशिंगटन है, चौथा लुशिंगटन है, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा का बैटन हो जाएगा, बैटन हो जाएगा। छठा कौन सा हो जाएगा, रेमजे, छठा हो जाएगा आपका कौन सा, रेमजे। तो गार्डनर, ट्रेल, गोबान, लुशिंगटन चौथा, फिर बैटन है पांचवा, फिर छठा आपका रेमजे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है, गलत बताना है, गलत बताना है। श्रीनगर ठीक है, श्रीनगर ठीक है, राजधानी 1517 में जापान ने बनाई थी, ठीक है। तीसरी स्वतंत्रता 28 दिसंबर 1815, ये भी ठीक है। अल्मोड़ा ये गलत है आपका, मतलब ये वाला आपका आंसर हो, क्योंकि अल्मोड़ा राजधानी बनाई थी आपकी बालो कल्याण चंद, किसने बनाई थी, चंद्र राजा बालो कल्याण चंद ने, और वो डेट है आपकी 1563। बाकी चांदपुर गढ़ी ठीक है, चमोली में था, भानु प्रताप या सोनपाल, और चांदपुर गढ़ी चमोली में है, किस, आटाघाट नदी के तट पे, आटाघाट जो पिंडर की सहायक नदी, ठीक है, पिंडर की सहायक नदी। आगे क्वेश्चन देखते हैं 24 कह रहा है, कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले निम्नलिखित किस प्राचीन जाति का प्रभुत्व था। तो इसका हो जाएगा चौथे का, 24वें का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, ठीक। 25वां देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तराखंड राज्य 25वां है, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारी संगठन क्या, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ से संबंधित नहीं था। HSRA की बात हो रही है, HSRA, आपको पता है HSRA की स्थापना हुई थी 1928 में दिल्ली में, और स्थापना की थी आपके आजाद में, चंद्रशेखर आजाद। तो इसमें से कालू मेहरा नहीं, कालू मेहरा क्रांतिवीर संगठन उसने बनाया, कालू मेहरा ने, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है 26, साप्रांग तिब्बत में चर्च की स्थापना किसने की थी। तो चर्च की स्थापना की थी एंटोनियो डी एंड्रोट ने, एंटोनियो डी एंड्रोट ने, ठीक। अगला असंगत कथन का चयन करें, 27, गलत बताना है इसमें। 27 का क्या है, 1937 में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना, ये ठीक है। 1929 में स्वराज भवन का शिलान्यास मोतीलाल नेहरू, ये गलत है। आंसर आपका कौन सा है, सेकंड वाला है, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी आए, शिलान्यास किया था आपका गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। कुमार हत्याकांड 42 में था आपका, जिमेला जॉनसन है। 1930 अमन सभा की स्थापना लैंस जॉन, बिल्कुल ठीक है, आंसर है आपका सेकंड वाला। अगला 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13-14 जनवरी 1921 बागनाथ मंदिर बागेश्वर के कुली बेगार आंदोलन को किसके द्वारा असहयोग की पहली ईंट की संज्ञा दी गई थी। तो वो कहा गया था स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, महात्मा गांधी ने इसको कहा था, महात्मा गांधी ने भी इनका नाम दिया। महात्मा गांधी ने इस आपकी क्रांति को क्या कहा था, रक्तहीन क्रांति, महात्मा गांधी ने कहा रक्तहीन क्रांति है। आगे 29 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। मिल गए हम, तो मंदिर और मस्जिद एक है, कथन किसका है, किसने कहा है, तो कथन का आपका बद्रीदत्त पांडे ने, ठीक, बद्रीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 कह रहा है आपका, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सत्य कथन का चयन करें। गांधी जी को, पहला कथन है, गांधी जी को कुली बेगार से अवगत कराया था बद्रीदत्त पांडे ने। कथन सेकंड है, गांधी जी को डोलापाल की समस्या से अवगत कराया था रमेश चंद्र भौखंडी। कथन 3 है, गांधी जी को डोलापाल के दोषों से अवगत कराया था गोविंद प्रसाद नौटियाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 30वें का आंसर हो जाएगा, तीनों ठीक है, पहला भी, दूसरा भी और आपका तीसरा भी। अगला है अल्मोड़ा अखबार के
संपादकों में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है चौथा। ठीक है, इसके संपादक, अगर पहले संपादक की बात करें तो कौन था आपका? बुद्धि वल्लभ पंत, बुद्धि। दूसरे की बात करें तो सदानंद सनवाल, जीवनानंद जोशी भी थे, इम्तियाज अली भी थे, एक दो और थे। हाँ, विष्णुदत्त जोशी, विष्णुदत्त जोशी ये भी हुए, विष्णुदत्त जोशी। हाँ, और 1913 में बद्रीदत्त पांडे भी संपादक बने, 1913। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? हरगोविंद पंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32, क्या कह रहा है 32? 32 कह रहा है आपका, ठीक है, उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित कथनों विचार का सत्य कथन बताना है, सत्य बताना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम बैठक डाड़ा मंडी, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी, ठीक है। चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था अनुसुईया प्रसाद भगोड़ा, ठीक है। पौड़ी में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सकलन डोभाल। ये तो मुझे चारों ही ठीक लग रहे हैं 32 का, ठीक है। 32 का आंसर भी क्या है? चौथा। चारों ठीक है, चारों इसमें क्या है? ठीक है। 33 देखते हैं। 33 आपका आजाद हिंद फौज में शामिल, आजाद हिंद फौज में शामिल बी कंपनी के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की? बी कंपनी। तो बी कंपनी वाला जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ज्ञान सिंह बिष्ट, ज्ञान सिंह बिष्ट। यहाँ पे एक दो और चीजें याद रखना। अगर इसकी बात करें, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के प्रमुख कौन थे? वो थे हमारे कौन? चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह नेगी। बोस की व्यक्तिगत गार्ड्स जो आपके अंगरक्षक थे वो कौन थे? अंगरक्षक देव सिंह दानू, पढ़ा होगा आपने देव सिंह दानू। सेकंड इन्फेंट्री, सेकंड इन्फेंट्री की थर्ड पल्टन की कमान किसके पास थी? थर्ड पल्टन की वो है महेंद्र सिंह बागड़ी। जो मैं बोल रहा हूँ आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होता है, लंबे लंबे आपके सेंटेंस है। सेकंड इन्फेंट्री की थर्ड पल्टन की कमान महेंद्र सिंह बागड़ी के हाथ में। और पर्सनल एडजुटेंट, पर्सनल एडजुटेंट कौन थे यहाँ पे? बुद्धि सिंह रावत, बुद्धि सिंह रावत थे। पहली बटालियन के प्रमुख कौन थे? पहली बटालियन के प्रमुख वो थे कर्नल पितृशरण रतूड़ी, पितृशरण रतूड़ी। और तीसरी बटालियन के प्रमुख, तीसरे बटालियन के हो जाएंगे पद्म सिंह गोसाई, ठीक है। तो इसके सारे फैक्ट याद रखना। इसका आंसर आपका पहला होगा। 34 क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तंत्र है, कौन सी नदी है जो राज्य के दोनों मंडल में प्रवाहित होती है? तो दोनों मंडल वाली नदी आपकी पश्चिमी रामगंगा है, चमोली से निकलती है, अल्मोड़ा होते हुए जाती है और फिर पौड़ी भी जाती है। तो चमोली की बात हुई तो गढ़वाल, पौड़ी की सॉरी, ठीक है, चमोली से निकलती है, दोनों मंडल प्रवाहित होती है ना ये वाली, ठीक है। चमोली से निकलती है गढ़वाल, फिर अल्मोड़ा भी जाती है, अल्मोड़ा का मतलब क्या है? कुमाऊं, फिर दोबारा पौड़ी में चली जाती है गढ़वाल, दोनों मंडल प्रवाहित होती है। सुषमा नदी देहरादून की नदी है, अस्सी गंगा ये उत्तरकाशी की नदी है, केदार गंगा ये भी आपकी उत्तरकाशी की नदी है ना, सारी एक ही मंडल में प्रवाहित हो रही है, एक जिले में, ऐसा भी कह सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा दूसरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा नदी के तट पर नहीं है? अलकनंदा नदी के तट पर नहीं है मतलब जो चमोली में नहीं है, चमोली में एक नहीं है इसमें, चमोली में आपका भटवारी नहीं है। भटवारी कहाँ पड़ेगा आपका? भटवारी पड़ेगा आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की बात हो तो नदी कौन सी हो जाएगी? मंदाकिनी नदी हो जाएगी, मंदाकिनी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। 36 क्या कह रहा है? पिथौरागढ़ बागेश्वर के मध्य, पिथौरागढ़ बागेश्वर के मध्य एकमात्र टेल पास जरा निम्नलिखित किन दो पर्वत श्रेणियों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर है ठीक है, पहला वाला नंदा कोट और नंदा देवी। 37 का कह रहा है, 37 देखते हैं। उत्तरायण की प्राचीन जाति कोल, उत्तरायण की प्राचीन जाति कोल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? गलत छांटना, गलत का क्या है? साहित्य ग्रंथों में कोल का वर्ण मुंडिया शबर है, बिल्कुल ठीक है। ये प्राचीन कृषि व्यवसायी थे, ये भी ठीक है। वर्तमान में इनकी जनसंख्या उत्तराखंड में सर्वाधिक है, ये गलत है, ये आपका ठीक हो जाएगा आंसर। प्रकृति की पूजा, प्रकृति पुजारी थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। 37 का तीसरा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 38, बहुत अच्छा क्वेश्चन 30 देखना क्या कह रहा है। 38 क्वेश्चन कह रहा है कि 1803 में जब गढ़वाल में भूकंप आया था, सबसे भयंकर भूकंप था, आप लोगों को पता है, जिसमें श्रीनगर राजा का महल वजयपाल का था वो भी टूट गया था। उस समय कुमाऊं का सूबा कौन था? कुमाऊं के सूबे की बात हो रही है, तो इसमें कुमाऊं का सूबा आपका कौन सा था उस समय? काजी गजकेश्वर पांडे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 39। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 क्वेश्चन है, कत्यूरी राजाओं के शासन के संदर्भित कथन कारण दे रखे हैं, सही उत्तर बताना है। पहला है कथन, दूसरा कारण कार्तिकेयपुर राजा धर्मराज था राज्य। सेकंड है आपका कारण इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराया, पुल, सड़क तथा बगीचों का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर हमारा है पहला वाला, कथन का तथा था।
दोनों सही है, तब तक खा खा के सही व्याख्या करता है, ठीक है, दोनों ठीक है इसमें, ठीक है, और सही व्याख्या भी कर रहा है, ये भी ठीक। अगला आपका 40 क्वेश्चन क्या है, गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन, ठीक, गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो वो तो आपका हुआ था कोटद्वार, कोटद्वार में हुआ था। गढ़वाल परिषद की स्थापना कब हुई थी भाई? 19 अगस्त 1901, 19 अगस्त 1901 किसने की थी? तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला। 1920 में अधिवेशन था पहला कोटद्वार में, ठीक। अगला, उत्तराखंड राज्य में 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक चला था? इसका देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति शासन लगा था, बिल्कुल ठीक बात है। तो राष्ट्रपति शासन लगा था आपका 27 मार्च से 11 मई, 27 मार्च से 11 मई 2016। और ये हो जाएगा हमारा टोटल 46 दिन का हो जाएगा। और इस समय आपके सीएम कौन से हो जाएंगे? सीएम याद रखना है आपको, सीएम हरीश रावत थे, मुख्यमंत्री हरीश रावत थे। अगर राज्यपाल पूछेगा तो राज्यपाल हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे कृष्णकांत पॉल गवर्नर थे। और न्यायाधीश की बात करेगा, मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड के कौन थे? के एम जोसेफ, आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको डेट भी याद रखनी है, दिन भी याद रखनी है, सीएम कौन थे, राज्यपाल कौन थे, और चीफ जस्टिस कौन थे आपके नैनीताल हाई कोर्ट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 हो गया, 42 क्या कह रहा है? 42 कह रहा है हमारा, पद्म विभूषण प्राप्त करता तथा उनके कार्य क्षेत्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? गलत बताना है, तो गलत इसमें हो जाएगा हमारा चंडी प्रसाद भट्ट। तो चंडी प्रसाद भट्ट को 2005 में पर्यावरण क्षेत्र के लिए मिला तो है, पुरस्कार मिला तो है, लेकिन उनको पद्म भूषण मिला, ना कि पद्म भूषण, ठीक है। क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 43 क्या है? ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के संदर्भ में क्या सही नहीं? गलत बताना है आपको, गलत बताना है। क्या क्या दे रखे हैं ऑप्शन? उत्तराखंड राज्य में सबसे ऊंचाई पे स्थित मंदिर है, ये गलत है आपका, क्योंकि आपको पता है तुंगनाथ है, तुंगनाथ में भगवान शिव जी की भुजाओं की पूजा होती है। निर्माण शंकराचार्य जी ने किया, ठीक है। बाणासुर की पुत्री उषा और अनिरुद्ध का विवाह स्थल है, ठीक है। केदारनाथ मध्य महेश्वर की शीतकालीन पूजा यहीं पे होती है, ये भी आपका ठीक है। गलत बताना है पहला वाला, ठीक। आगे देखते हैं 44 क्या कह रहा है? 44 हमारा कह रहा है, शीतकाल में पंच केदारों के दर्शन विभिन्न स्थानों पर होते हैं, इसके संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कर सही विकल्प बताना है, ठीक है। तो तुंगनाथ का मक्कुमठ में हो जाएगा, रुद्रनाथ का आपका गोपेश्वर में हो जाएगा, मदमहेश्वर का ओमकारेश्वर मंदिर में हो जाएगा, और कल्पेश्वर हो जाएगा पहला। इसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, ये हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 वाला है, ठीक है, पहला वाला। 44 का हो जाएगा पहला वाला, 2 3 4 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6वीं सदी में निर्मित बंसी नारायण मंदिर, इसका कपाट वर्ष भर एक दिन रक्षाबंधन को खुलता है, वर्ष भर में एक दिन रक्षाबंधन को खुलता है, कहाँ पे है? नारायण जी की बात हो रही है तो बद्रीनाथ में इनका वैसे मंदिर भी है, तो पौड़ी तो होगा नहीं, रुद्रप्रयाग भी नहीं होगा, चमोली वाले दो दे रखे हैं, तो इसका आंसर आपका थर्ड वाला है, उर्गम घाटी चमोली। 46 क्या है? 46 कह रहा है कि किस कुमाऊं कमिश्नर को अनुभव विहीन कमिश्नर कहते हैं? अनुभव विहीन, इसलिए इनका पद भी बाद में छीन लिया गया था, अनुभव इनको ज्यादा था नहीं। तो इसका जो है 46 के ऑप्शन क्या क्या है? पहला था जॉर्ज विलियम ट्रेल, फिर था जॉर्ज गोबान, फिर लुशिंगटन, फिर जॉर्ज हैलिबर्टन। आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47, भेषज विकास योजना। भेषज विकास योजना 1947 से संबंधित असंगत बताना है, गलत बताना है। ये सबसे पहले अल्मोड़ा नैनीताल में शुरू, इसका विस्तार 55 में टिहरी पौड़ी में, 72 में जिलेवार भेषज संघ की स्थापना हुई, या कोई नहीं। गलत बताना है तो कोई नहीं है, मतलब सारे इसमें क्या है सही। 47 का क्या हो जाएगा? चौथा। 47 का हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 है आपका विकेट बंदोबस्त। 48 कह रहा है, विकेट बंदोबस्त के तहत पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 4 3 5 6, ठीक है 5। तलाऊ, उपराऊ, इजरान और उपराऊ दो प्रकार की थी आपकी, उपराऊ अव्वल, उपराऊ द्वयम, तो 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला है 49, पेशावर कांड का संबंध राष्ट्रीय स्तर के किस आंदोलन से है? पेशावर कांड आपको हुआ था, आपको पता ही 1930 में
1930 में। ये तो 1919 है, आपको पता है। असहयोग 1920 है। भारत छोड़ो 1942 है। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो पेशावर कांड का संबंध किससे होगा? आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखना है आपका 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है। डोलापाल की आंदोलन से संबंधित कथनों पर विचार करें और सत्य कथनों का चयन करें। सत्य बताना है इसमें, ठीक है। तो डोलापाल की 30 है शुरुआत। नेतृत्वकर्ता जन भारती है। डोलापाल की प्रकरण के जांचकर्ता पूर्णचंद विद्यालंकर थे, सभी, ठीक है। 50 का आपका सही हो जाएगा, सभी आंसर, ठीक है। अगला अगला है 51। कीर्ति शाह के काल में हुआ कुंजड़ी, कीर्ति शाह के काल में हुआ कुंजड़ी वन आंदोलन जो 1904 में हुआ था। कुंजड़ी वन आंदोलन जो 1904 में हुआ था, अमर सिंह के नेतृत्व में किस नदी घाटी में होता? ये हो जाएगा आपका डेरी में, हेमन नदी घाटी में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला, कुली बेगार आंदोलन से संबंधित बड़ी सभा इसके अध्यक्ष अनुसूया प्रसाद बहुगुणा थे का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बैरासकुंड, है ना। सबसे बड़ी सभा है, बड़ी सभा की जब भी बात होगी आंसर आपका बैरासकुंड होगा। हाँ, ककोड़ा काल में जो चमोली में सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता भी अनुसूया प्रसाद बहुगुणा ने की थी, ये बात ठीक है। लेकिन फिलहाल इसका आंसर क्या है? सेकंड बना। अगला देखते हैं 53 क्या कह रहा है। 53 कह रहा है हमारा 53 क्वेश्चन, 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी जिस नवनिर्मित थरकोट झील का लोकार्पण किया था, किस जिले में स्थित? थरकोट, ठीक है। थरकोट बहुत इंपॉर्टेंट जिला है ये, तो थरकोट हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ में जिले। अगला है सारा एजेंसी, इसका पूरा नाम है स्प्रिंग शेड एंड रिवर रेजुवेनेशन एजेंसी। स्प्रिंग शेड एंड रिवर रिजुवेनेशन एजेंसी का संबंध किससे? हो जाएगा नदी, आंसर हो जाएगा नदियाँ। तो जो नदियाँ सूख गई हैं, इन नदियों के स्रोत आपके सूखे हुए हैं, तो उनको दोबारा से उत्पत्ति करने, दोबारा से प्रवाह जो है गतिमान करने से संबंधित आपकी सारा एजेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 55 कह रहा है उत्तराखंड के किन दो स्थानों के मध्य राज्य की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा देहरादून से दिल्ली, देहरादून से दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे इसकी डेट भी याद रखना आप, डेट क्या होगी यहाँ पे? 25 मई 2023 है, ठीक है। 25 मई 2023। अगला 56 क्वेश्चन क्या है। 56 है आपका 56 क्वेश्चन, पांडुकेशर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत में। और पांडुकेशर ताम्रपत्र का संबंध किस किस से है? ललित सुरदेव, मुख्य रूप से ललित सुरदेव भी है इसमें, और जो कार्तिकेय राजा है, और इसमें पद्मदेव भी है, और सुभिक्षराज देव भी है, ठीक है। इन तीनों के नाम मिलते हैं, लेकिन प्रमुख जो आपका राजा होगा ललित सुरदेव, ठीक है। कार्तिकेय राजा ललित सुरदेव, तो इसका आंसर आपका संस्कृत थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 57 क्वेश्चन, 57 क्या है। 57 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्रीड़ापद उत्तरांचल रईस मोहन उप्रेती, कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हिमालय का इतिहास मरण चंद्र भट्ट, ये भी ठीक है। तो चौथा ऑप्शन ही गलत होगा हमारा। चौथा ऑप्शन है हिमालय के खस किसकी पुस्तक है? डी शर्मा की। ये हो जाएगी हमारे डी शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 58 क्या है। उत्तराखंड राज्य में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला, नयन नगर में, जो आपका टी में पड़ेगा, सेकंड वाला आंसर। अगला देखते हैं 59 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान देहरादून में नहीं है? सर्वे ऑफ इंडिया भी है, भारतीय वन्यजीव संस्थान भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी भी है। तो ये वाला नहीं होगा, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये आपका पड़ता है रुड़की का है आपका हरिद्वार, ये पड़ेगा रुड़की में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। अगला देखते हैं 60 क्वेश्चन। 60 क्या कह रहा है। 60 कह रहा है बद्रीनाथ पांडे थे, कौन थे? कुली बेगर आंदोलन के नायक, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य, ये भी ठीक है। हिंदू समाज के सदस्य, हिंदू महासभा है, हिंदू समाज के सदस्य, ये गलत है। तो इसके हो जाएंगे पहले वाला और सेकंड वाला। कौन सा ऑप्शन है? पहला सेकंड, ठीक है, पहला वाला। 60 का हो जाएगा आपका पहला, 60 का हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है? नगरों की नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल,
बहुत अच्छी व्यवस्था थी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतर था जैसे आजकल का होता है, और आजकल से बेहतर ही लगता है जब कभी मैं पढ़ता हूँ इसके बारे में। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल ठीक बात है। माता देवी की उपासना करते थे, ये भी ठीक है। ये लोहे से परिचित है आपका, ये गलत है, क्योंकि आप ये लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य और तांबा धातु का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो लोहे का परिचय तो बाद में होता है, लोहे की खोज तो आपकी बाद में हुई है, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा। तो इसका आपका जो गलत बताना है, गलत हो जाएगा आपका चौथा। अगला क्वेश्चन आपका 62। 62 क्या कह रहा है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञ करता है पुरोहित या विद्वान। योद्धाओं के लिए है, वीर पुरुषों के लिए है। श्रेष्ठ है जो कुलीन उच्च वर्ग के लोग थे उनके लिए है, या जो यज्ञ वगैरह करते थे ब्राह्मण वर्ग पुरोहित वगैरह उनके लिए है, या आपका चौथा। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आप याद कर लीजिए, आंसर देख लीजिए 62 का आपका सेकंड वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 63। तो 63 क्वेश्चन आपका है, शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, किसके समय में हुआ है? किसकी बात कर रहे हैं? द्वितीय। तो आपका 63 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, ठीक। 63 का हो जाएगा आपका सेकंड वाला। इसमें हम सारी बौद्ध संगतियां देख लेते हैं एक बार, ठीक। कौन कौन सी आपकी बौद्ध संगतियां हुई हैं? बौद्ध संगति आपकी पता है 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। कौन कौन सी हुई है? एक आपका हुआ है आपका 483 ईसा पूर्व में। इसमें कहाँ कहाँ बौद्ध संगति हुई है आपके स्थान, और वो देख लेते हैं। राजगृह में हुई है, राजगृह, और यहाँ के इसके किसके अध्यक्षता में एक तरह से इस समय आपके था अजातशत्रु। अजातशत्रु सेकंड वाली हुई थी हमारी राजगृह वैशाली, ठीक है। इसकी हम बौद्ध संगतियां कौन कौन सी हुई हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। बौद्ध संगतियां, तो बौद्ध संगति आपकी पहली हुई है हमारी 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में, ठीक। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में, राजगृह में। और किसके समय? आपकी अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु है। सेकंड वाली हुई थी हमारी 383, 383 ईसा पूर्व में ये हुई थी हमारी वैशाली में, वैशाली में। किसके समय हुई? कालाशोक, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है, कालाशोक, ठीक। थर्ड वाली हुई थी आपकी 250, 250 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? आपकी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। किसके समय हुई थी? आपके अशोक, ठीक, अशोक। चौथी बौद्ध संगति 72, 72 ईसा पूर्व में हुई है, और ये हुई थी हमारी कुंडलवन, कश्मीर में, कुंडलवन, कुंडलवन। और इसके किसके शासनकाल में? कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल, ठीक। तो आपके चारों बौद्ध संगति यहाँ पे देख लीजिए आप, 483 ईसा पूर्व, 383, 250 और 72 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। और किसके समय? अजातशत्रु। सेकंड कालाशोक, थर्ड हुई अशोक के समय, और आपकी फोर्थ आपकी कनिष्क के समय, ठीक। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? ये 62 हो गया, 63 था आई थिंक, ठीक, 63 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64। 64 क्वेश्चन क्या है? तो 64 क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। नाम दे रखे हैं और इनके उपनाम दे रखे हैं, तो इसमें आपका मैच करना है। तो चंद्रगुप्त को कहते थे सेड्रोकोर्स, पहले का दूसरा हो जाएगा। बिंदुसार का जो नाम है अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अशोक को कहते थे प्रियदर्शी, और चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। क्या हो जाएगा? 2 3 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 है, ठीक है। थर्ड वाला ये हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर 2 3 1 4, 64 का आपका थर्ड आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें 65। 65 क्या कह रहा है? 65 कह रहा है कि इनाम भूमि किसे दी जाती थी? इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, इनाम भूमि किसे दी जाती थी, तो इसका आंसर वैसे तो आंसर आपका ये वाला है। और इसमें कौन कौन सी भूमि है वो भी देख लेते हैं। एक भूमि होती थी खालसा, खालसा भूमि होती थी जो पूरे ही राज्य के नियंत्रण में होती थी, राज्य के नियंत्रण में। एक होती थी जागीर भूमि, जागीर भूमि होती थी सैन्य अधिकारियों के अधीन,
सैन्य अधिकारियों के अधीन। एक होती थी आपकी इनाम या वक्फ, इनाम या वक्फ भूमि, ये होती थी धार्मिक संस्थानों को, धार्मिक संस्थानों के नाम दी जाती थी, उनके दान की जाती थी, या ब्राह्मणों और विद्वानों को, धार्मिक संस्थानों, ब्राह्मणों, विद्वानों को जो भी भूमि दान दी जाती थी उसे कहते हैं आपका इनाम या वक्फ, इनाम या वक्फ। तो आपका इसका आंसर 65 का क्या हो जाएगा, आपका पहला वाला। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 65 हो गया, अगला है हमारा 66। 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66 क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है, गलत बताना है। रजिया के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकार मनोनीत किया था, बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश के बाद रजिया ही आपकी शासिका बनेगी, बिल्कुल ठीक बात। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, जनता के सक्रिय सहयोग से, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यही कारण होगा क्योंकि जनता ने इनको चुना था। इसलिए जो भी तुर्क सरदार थे उन सभी तुर्क सरदारों को निष्कासित करके गैर तुर्कों की नियुक्ति करते हैं, है ना। इसलिए तुर्क सरदार बाद में रजिया के खिलाफ विद्रोह भी करते हैं और रजिया को गद्दी में हटाने में जो प्रमुख योगदान था तुर्क सरदारों का ही था। ठीक, इसका थर्ड पॉइंट देख लें, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वो तो आपके ठीक है। थर्ड है ये रहा, उसने मलिक याकूब को नायब ममलिकात पद पर नियुक्त किया था, ये भी ठीक है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को, तुर्कों की शक्ति को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, ये गलत है, क्योंकि गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन नहीं बनाया था, जबकि गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिशाली बनाया था। ठीक है, तो गैर तुर्क शासक उनको शक्तिशाली बनाया था और जो तुर्क सामंत थे उनको उनके सारे पद उनसे छीन ले गए थे, ले लिए गए थे, या निम्न पद इनको आवंटित किए गए थे। इसे तुर्क सामंत वर्ग ही रजिया के खिलाफ विद्रोह भी करेंगे बाद में, आपने पढ़ा होगा। ठीक, इसका आंसर आपका चौथा है। अगला देखते हैं आपका 67। 67 क्वेश्चन क्या है, 67 क्या कह रहा है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, मुगल सत्ता की नींव पड़ी थी। तो इसका हो जाएगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना। इसमें आपके कुछ युद्ध दे रखे हैं, इसमें हम युद्धों का देख लेते हैं कब कब हुए हैं। 67 पानीपत की बात हुई तो पानीपत के 3 युद्ध देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी। इसमें आपको पता है इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर जीता था, तो मुगल सत्ता की स्थापना इस युद्ध के बाद से मानी जाती है। अगला पानीपत का, अगर सेकंड युद्ध की बात होगी, द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1526 में। 1526 में होता है अकबर और हेमू के बीच, अकबर और आपका हेमू, अकबर और हेमू। इसमें किसकी वजह हुई थी आपकी, अकबर। ठीक, थर्ड आपका था पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध ये हुआ था हमारा 1761 में। 1761 में हुआ था जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। इसमें आपको पता है अहमद शाह अब्दाली जीता था, इसमें मराठों की हार हुई थी। ठीक, तो पानीपत के आपके 3 युद्ध हैं, आपके पानीपत के 3 युद्ध आपके हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है 68। 68 क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे। राजनीतिक गुरु और आपका संरक्षक, आंसर इसका आपका थर्ड वाला। ठीक, 68 का आंसर आपका थर्ड। अगला ठीक इसके नीचे एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो। अगला है 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित कीजिए, संस्थाओं के नाम दे रखे हैं, संस्थाओं के नाम है और साथ में संस्थापक दे रखे हैं। तो राम, पहला प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। सत्य शोधक समाज हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुले, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल ये इसका हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन क्या हो रहा है, 2 मतलब दूसरे का पहला, 1 1 2 4 3, 1 2 4 3, सॉरी 2 1 4 3, 2 1 4, इसका आपका थर्ड वाला है। इसमें हम कुछ और फैक्ट भी देख लेते हैं 70 वाले में,
किन संस्थाओं की स्थापना कब कब हुई है, नीचे देख लेते हैं। जो आपका प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 31 मार्च 1867। आत्मारंग पांडुरंग, किसने की थी आत्मारंग? आत्मारंग पांडुरंग, और ये की थी आपकी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक, उद्देश्य क्या था इसमें? लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना। इस संस्था का उद्देश्य क्या है? लोगों में एक ईश्वर के प्रति क्या है? आस्था जगाना या विश्वास दिलाना। ठीक, अगला था आपका रामकृष्ण मिशन था, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन 1 मई 18 स्थापना है इसकी, 1 मई 1897। और संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। स्थापना हुई थी आपकी कलकत्ता में, स्थापना थी कलकत्ता। अगला था सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई है? 1873। और ये की थी आपके ज्योतिबा फुले ने, ज्योतिबा फुले। अगला था आपका मोहम्मद एंग्लो, एंग्लो ओरिएंटल, ओरिएंटल, ओरिएंटल। स्थापना इसकी 1875, 1875। और ये थी सर सैयद अहमद खान, सैयद सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ये चारों संस्थाएं हैं, इनकी स्थापना वर्ष हो गया और संस्थापक कौन है यहाँ पे आपने देख लिया। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका होगा 70 हो गया, 71, 71। 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 71, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई ने इसके छात्र थे, ए.ओ. ह्यूम इसके प्राचार्य थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आपका पहला वाला है, क्योंकि जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो उसके बाद इनका जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, बम्बई में, बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था। तो किसी आपके संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, जो आपका बम्बई में था। ठीक है, इसके अध्यक्ष की बात करें, अगर पहले अधिवेशन के अध्यक्ष पूछता है तो वो हो जाएंगे आपके WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें क्वेश्चन और पूछता है कि प्रथम अधिवेशन में कौन से व्यक्ति शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, तो कौन से शामिल नहीं हुए थे? तो वो जो शामिल ना होने वाले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो शामिल नहीं हुए थे वो थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शामिल ना होने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ आपके बनर्जी। ठीक, तो इसका आंसर आपका पहला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72, 72 क्या कह रहा है? 72 क्वेश्चन है आपका, हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? शिमला के आपके संत, शिमला के आपके संत। तो इसका आंसर आप याद रखोगे, इसका आंसर आपका ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के रूप में भी जानते हैं इनको, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर आपका सेकंड वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 73, 73 कह रहा है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। इनमें से उस समिति का सभापति कौन था? अब चूंकि ये समिति आपके लंदन में स्थापित की गई थी, ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति लोगों में एक तरह से लोगों की तरफ से इसको समर्थन मिल सके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका विलियम डिग्बी, सेकंड वाला हो जाएगा विलियम डिग्बी। WC बनर्जी आपको पता ही है, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको पता है। इसका आंसर आपका कौन सा? सेकंड वाला है, विलियम डिग्बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 74, 74 क्वेश्चन क्या है? 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को उठाने वालों में शामिल नहीं थे। कौन से शामिल नहीं थे? वैसे 1 अगस्त 1920 को एक आंदोलन भी शुरू हुआ था, जिसे कहते हैं आपका असहयोग आंदोलन। उसी तिथि को तिलक जी की मृत्यु हुई थी, और इसमें पूछ रहे हैं शामिल कौन से नहीं थे। तो किचलू भी थे,
गांधी जी भी थे और शौकत अली भी थे, ठीक है। इसमें लाला लाजपत राय नहीं थे। आंसर इसका आपका कौन सा है? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन आपका 75। 75 है कि भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, किसके बाद ऐसा क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के बाद के साथ ही, राजगोपालाचारी फॉर्मूला को अस्वीकार करने के साथ ही, या कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, या वेबर प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। तो इसका आंसर आपका कौन सा है? थर्ड वाला हो जाएगा। अब कैबिनेट मिशन के बारे में देख लेते हैं, इसके कौन कौन से सदस्य थे, ठीक है। सदस्यों से क्वेश्चन पूछता भी है, तो सदस्यों का नाम देख लेते हैं 75 का। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के सदस्य क्या क्या थे आपके सदस्य? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक तो आपका लॉर्ड लॉर्ड पैथिक, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे एक वैसे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। सर स्टेफोर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर, ए बी ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है। आपके 3 सदस्य थे इसमें, और इनका उद्देश्य क्या था? भारत को सत्ता हस्तांतरण करना। भारत को जो है सत्ता जो है हस्तांतरित करने के लिए आपकी इस आपका इस समिति का गठन हुआ था, ठीक। तो इसके आपके सदस्य आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 76। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, संविधान सभा का गठन करना था। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित थे, ब्रिटिश संसद ने इनको नियुक्त किया था, नामित थे। सेकंड क्वेश्चन है गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल द्वारा आपने नामित किया गया था, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुने गए थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड वाला है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा इनको चुना गया था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया आपका, इंपॉर्टेंट है वाला, तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये विशेष तौर पे इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था हमारा 77। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, दल बदल में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? तो दल बदल वाली जो सूची है वो हो जाएगी 10वीं, और इस दल बदल वाली जो सूची है इससे संबंधित संविधान संशोधन कौन सा आता है वो भी याद रखना। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 78। 78 क्या कह रहा है? 78 है आपका, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर, निम्नलिखित, और 78 क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति, सरकारी आयोग है, LM सिंधवी है, या हुकुम सिंह समिति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वर्ण सिंह समिति। और इसके बारे में एक चीज और याद रखना कि इसके आधार पे आपको पता है कि मूल कर्तव्य आपके जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे। तो मूल कर्तव्य संबंधी जो आपका भाग है, मूल कर्तव्य संबंधी जो भाग कौन सा आपका? भाग हो जाएगा 4A, 4A। और अगर आपसे पूछा अनुच्छेद, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल हो जाएगा आपका 50, आर्टिकल हो जाएगा 51A, आर्टिकल आपका 51A, भाग 4A, और आर्टिकल हो जाएगा 51A, ठीक। 71 का आपका कौन सा है? पहला वाला। अगला क्वेश्चन आपका 79। 79 क्या कह रहा है? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं? 1/3, 2/3, 3/4 आदि। आंसर इसका आपका पहला वाला, ठीक, पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 80। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायतों की आय का ग्राम पंचायतों की जो आय है इनका उसका स्रोत कौन सा है, या मुख्य स्रोत आपका कौन सा है? तो मुख्य स्रोत की बात हो रही है तो आपका सेकंड वाला आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है, मेला और बाजार कर, मेला और बाजार कर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 81। 81 देखते हैं क्या है। 81 कह रहा है भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो ये आपका संविधान संशोधन हो जाएगा आपका सेकंड वाला, 91वां संविधान संशोधन है आपका 2003, 2000 आपका 3। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जब मंत्रिपरिषद
कि जो कुल सदस्य संख्या होती है प्रधानमंत्री समेत लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें संविधान संशोधन ये है। वर्तमान की आपकी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है आपकी 543, 500 आपकी है 43 वर्तमान की लोकसभा की कुल सदस्य संख्या। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 82 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, संसद को, राष्ट्रपति को है, संसद को है, राज्य विधानमंडल को है, या आपका राजभाषा आयोग। तो इसका जो आंसर है आपका राज्य विधानमंडल है। कोई भी राज्य की जो विधानमंडल है अगर किसी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित करना चाहती है अपने राज्य की, तो उसका अधिकार पूरा का पूरा अधिकार किसको, राज्य विधानमंडल। और इसका जो आपका अनुच्छेद है वो आपका है 345। तो अनुच्छेद 345 के अधीन अधिकार दे रखा। कोई भी राज्य की विधानमंडल किसी अन्य दूसरी भाषा को भी राजभाषा के रूप में घोषित कर सकती है, क्योंकि आपको पता है एक ही राज्य की दो दो राज्य भाषा हो सकती है। जैसे उत्तराखंड की पहली आपकी राजभाषा आपकी कौन सी, हिंदी, और 2010 में दूसरी राजभाषा घोषित करी थी आपकी राज्य सरकार ने, वो करी थी संस्कृत। ठीक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन है आपका 83 क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, या राष्ट्रपति खुद, या भारत के मुख्य न्यायाधीश का, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। जब मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं होता है, मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर ना हो, तो उसके स्थान पे जब तक मुख्य न्यायाधीश नहीं है उसकी जगह जो व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा तो उसको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। और इसकी नियुक्ति में जो पूरा अधिकार है वो किसका अधिकार है? राष्ट्रपति का है। इसमें वो किसी अन्य न्यायाधीश से परामर्श नहीं लेता है। ठीक, 83 का हो जाएगा आपका थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 84 क्या कह रहा है। 84 क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? एक कारखाने के वार्षिक विक्रय से, या कर संग्रह से, या आयात निर्यात से, या कोई नहीं। भुगतान संतुलन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। भुगतान संतुलन हमारे या किसी भी देश के पक्ष में तब रहता है जब निर्यात क्या होता है, निर्यात अधिक होता है, आयात कम होता है। क्योंकि निर्यात करते हैं तो क्या होती है, हमारे पास पूंजी की मात्रा आती है। आयात करेंगे तो क्या होगा, पूंजी हमको देनी पड़ती है। तो भुगतान संतुलन होता जब है, भुगतान संतुलन की अवस्था किसी भी देश के लिए लाभदायक तब होती है जब वो आयात कम करता है, इंपोर्ट कम करता है, और आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे आंसर आयात निर्यात से भुगतान संतुलन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 85। 85 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो 85 क्वेश्चन है आपका, ये आपके वनों के प्रकार दे रखे हैं, प्रदेश दे रखे हैं। तो इसका हो जाएगा आपका 1, 3, 2 या और 4। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं आपका 86 का कह रहा है। 86 क्वेश्चन है आपका, 86 है आपका ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछ रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? बाढ़ नियंत्रण से है, भूक्षरण रोकथाम से है, भूक्षरण रोकथाम बाढ़ नियंत्रण है, या आपका दुग्ध उत्पादन है, या आपका मत्स्य पालन है। तो इसका आंसर क्या है? दुग्ध उत्पादन है। तो इसमें एक पॉइंट और याद रखना कि ऑपरेशन जो फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड का जो प्रारंभ हुआ था वो था 13 जनवरी 1970 में। और इसके जो प्रारंभ करता है इसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं। और इसका आपका प्रारंभ करता आपके कौन है? वर्गीस कुरियन है। और इसका उद्देश्य क्या था इस क्रांति का, या आपका जो ऑपरेशन फ्लड है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।
दूध उत्पादन में आपकी वृद्धि करना इसका हो जाएगा आपका उद्देश्य। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा आपका थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 87। 87 क्या कह रहा है? 87 क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? दिनेश माहेश्वरी, राजीव गौबा, अजय सेठ है, तुहिन पांडे। तो 87 का आंसर क्या कौन सा हो जाएगा हमारा? 87 का पहला हो जाएगा आपका दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 88। 88 का कह रहा है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 4 अप्रैल 2025 को कहाँ किया गया? बैंकॉक में, वियंतियाने में, नई दिल्ली में, सिंगापुर में। इसका आंसर आपका बैंकॉक है। ठीक, इसमें आप 7 मार्क क्या याद रखोगे? इसके एक्स्ट्रा पॉइंट क्या क्या होंगे 88 क्वेश्चन के? 88 में एक्स्ट्रा क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो हो जाएगा आपका बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997। और ये स्थापना हुई थी आपकी बैंकॉक। बैंकॉक इसमें स्थापना हुई थी और इसमें शामिल देश हैं कौन कौन से देश हैं आपका? बांग्लादेश, बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, भारत, म्यांमार, नेपाल, भारत, म्यांमार, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। श्रीलंका और आपका थाईलैंड। बंगाल की खाड़ी के आसपास जो भी देश हैं आपके बिम्स्टेक में आते हैं। और बिम्स्टेक अगर आपका हेडक्वार्टर पूछता है, बिम्स्टेक संगठन का जो आपका मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो आपका हो जाएगा आपका ढाका में। ढाका बांग्लादेश में हो जाएगा, ढाका बांग्लादेश। ठीक है, तो बिम्स्टेक की स्थापना है कहाँ हुई थी वो है, कौन कौन इसमें आपके सदस्य देश हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, और खाड़ी देशों के आपके देश हैं सारे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 89 क्वेश्चन क्या है? 89 क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपका 89 क्वेश्चन, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका है 89, इटालियन ऑफ द ईस्ट। तो इसका आंसर आपका क्या है? तेलुगु है। ठीक, तो तेलुगु भाषा कहाँ का बोली जाती है? मेनली आपके आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में अपनी मधुरता के लिए, अपनी लयबद्धता के लिए यह आपकी भाषा जानी जाती है, इसलिए इसको इटालियन ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। इटालियन भाषा के समान है, लयबद्धता, मधुरता। इस प्रकार से उस भाषा में, इटालियन भाषा में वैसी मधुरता, लयबद्धता तेलुगु भाषा में भी। ठीक, इसका आंसर आपका थर्ड वाला है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका जीएस का, आपका लास्ट क्वेश्चन आपका 90। यहाँ पे कुछ जनजातियां दे रखी है, सामने दे रखा आपका निवास क्षेत्र, जनजाति कहाँ रहती है? अगर माओरी की बात करें, माओरी रहती है आपकी न्यूजीलैंड में, मतलब सी का आपका फर्स्ट। सी का कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट ऑप्शन कहाँ पे है? यहाँ पे सी का फर्स्ट है आपका थर्ड वाला। थर्ड में क्या है? 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो ये हो जाएगी आगे पाकिस्तान, ये नटाल प्रांत हो जाएगी, ये न्यूजीलैंड हो जाएगा आपका माओरी, माया हो जाएगी आपकी मध्य अमेरिका। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन का आंसर कौन सा है आपका? 4 2 1 3, 4 2 1 3, थर्ड वाला। तो चलिए, हमने देखे पहले मॉक के 90 क्वेश्चन, जिसमें उत्तराखंड, हिंदी और जीएस के क्वेश्चन थे। जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है वो सौरभ सर कराएंगे। धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड, लास्ट टाइम जो आपने मॉक किया था उसमें रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन वो देखते हैं। जीएस के क्वेश्चन जीएस वाले सर ने एक्सप्लेन कर दिए। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है DART, है ना। इसको बोला है, इसका रिलेशन दिया है XZLZ। तो हमें उसी टाइप से देखना है कि SPIN को कैसा लिखा जाए, है ना। तो मैं सबसे पहले नंबरिंग कर लेता हूँ। D4 A1 R18 और ये 20 पे आता है।
एक्स हमारे पास 24 पे आता है, जी 7 पे आता है, एल 12 पे आता है और जेड 26 पे आता है। तो अगर मैं रिलेशन देखूं तो अगर मैं 4 में से देखो 4 का 24 हुआ, इसका मतलब इसमें 6 माइनस किया हुआ है, और 1 का 7 हुआ, इसका मतलब इसमें 6 ऐड किया हुआ है। 18 में इसने 6 माइनस किया है तो 12 हुआ है, और 20 में 6 ऐड किया तो 26 हुआ है। यानी पहले -6 फिर +6 फिर -6 फिर +6। तो सेम इसमें भी ये होगा। अगर मैं एस का नंबर देखूं तो 19, पी 16, आई 9 पे आता है और एन 14 पे आता है। तो मैं एस में अगर मैं -6 करता हूँ तो मेरे पास 19 में 6 माइनस करने पे 13 आ जाता है, 13 पे हमारे पास एम आता है। पी पे अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो 16 और 6 22 होते हैं, तो 22 पे मेरा बी आ जाएगा। आई में मैं 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास 9 में 6 माइनस करने पे सी आता है जो 3 पे आता है, और 14 में अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो मेरे पास 20 आएगा, 20 पे हमारे पास टी आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा MVCT, जो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है, तो क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमारे पास एक वर्ड दिया है रॉयल, और उसका ALZRO बोला है, अबाउट का UTPAB बोला है। उसी हिसाब से मुझे पोल्स का बताना है, तो मैं किसी एक का देख लूंगा। मेरे पास में यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए, एक एग्जाम्पल तो ये वाला है, एक ये वाला है, और तीसरा मैं निकालने को बोला है। तो जैसे अगर मैं रॉयल्स का देखूं तो इसका ALZRO हुआ है। तो इसने क्या किया कि फर्स्ट के लास्ट लेटर को लास्ट में लिखा हुआ है, जैसे आरओ को आरओ में लिखा है। फिर इसने क्या किया कि जो फोर्थ नंबर का जो लेटर है और फिफ्थ नंबर का लेटर उससे स्टार्टिंग की है, और वाई में +1 कर दिया है। ऐसे अगर मैं अबाउट का देखूं तो इसने ए बी को लास्ट में लिखा है, और मेरे पास जो फोर्थ और फिफ्थ है उसको स्टार्टिंग से लिखा है, और ओ में एक ऐड कर दिया है तो पी आ गया। ऐसे अगर मैं देखूं POLES, तो लास्ट फर्स्ट के जो 2 लेटर है वो लास्ट में लिखेगा, तो यानी PO, और फोर्थ और फिफ्थ को स्टार्टिंग में, और एल में एक ऐड कर देगा तो एल के बाद क्या आता है, एम आता है। तो यानी जो मेरा आंसर आएगा ESMPO, तो ESMPO ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास सीरीज का दिया हुआ है, तो मेरे पास सीरीज जो है वो दे रखी है 98, फिर दिया है 50, फिर दिया है 26, फिर दिया है 14, फिर डैश है, क्वेश्चन मार्क है, और फिर दिया है 5। ठीक है, तो इसको मैं या तो लास्ट से स्टार्ट कर लूँ या फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जैसे 98 को अगर वो 2 से मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास आएगा 49, 49 में एक जोड़ू तो मेरे पास आ जाएगा 50। ऐसे 50 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आएगा 25, 25 में एक ऐड कर दूंगा 26 आ जाएगा। 14 है, 14 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 7, 7 में +1 ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 8, और 8 को मैं फाइनली 2 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास 4 आता है, तो 4 में ऐड करूंगा तो 5। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास होगा 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो 93 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, सीरीज का क्वेश्चन है। डिवाइड बाई 2 फिर +1 कर रहा है, फिर डिवाइड बाई 2 +1, ऐसे करके इस पैटर्न को चला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है सिटिंग अरेंजमेंट का। तो 6 लोग दिए हुए, और इसमें बोला है कि 6 लोग एक सर्कल में बैठे हुए हैं और इनका फेस इनसाइड है। तो मैं 6 लोगों की सीटिंग बना लेता हूँ इस हिसाब से। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि टी और आर के बीच में केवल एक आदमी बैठा हुआ है, तो टी और आर के बीच में एक आदमी बैठा हुआ है, मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, फिर इसने बोला है, अच्छा मैं इसको दूसरी, अगर मैं इसकी एक और पॉसिबिलिटीज बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अब जैसे मैंने टी को इस बार टी की पोजीशन तो मैंने सेम रखी, आर को अगर मैंने राइट साइड रखा तो जरूरी थोड़ी है राइट साइड में लेफ्ट साइड भी हो सकता है, मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ। ठीक है, और इसने बोला है आर और यू के बीच में भी एक आदमी बैठा हुआ है, तो देखो इस साइड तो टी बैठा हुआ है तो इस साइड आएगा, और इसमें इस साइड टी बैठा हुआ है यू आ जाएगा। फिर उसने बोला है यू और क्यू के बीच में 2 आदमी बैठे हुए, तो अगर लेफ्ट और राइट या लेफ्ट एंटी क्लॉक और क्लॉक कहीं भी उठा दूं तो यू और क्यू की पोजीशन ऐसी आ जाएगी। अब उसने बोला है एस टी के ठीक वहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो एस टी के ठीक वहीं बैठा हुआ है, तो अगर मैं देखूं इस वाले में तो मेरा यहाँ पर बैठ जाएगा। अब इस वाले में अगर देखूं तो मेरा यहाँ पर तो क्यू बैठा हुआ है, ठीक बाई है नहीं, यानी ये वाली जो पॉसिबिलिटी तो मेरी गलत हो गई। ठीक है, अब कौन बचा हमारे पास, पी बचा, जो पी यहाँ पर आ जाएगा। अब उसने बोला पी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो देखो पी का फेस इनसाइड है, ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, तो मुझे लेफ्ट साइड बताना, तो पी के बाएं पहला और दूसरा क्यू, तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास ऑप्शन डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कैलेंडर से। तो कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा है कि 31 जनवरी 2019 को रविवार है, तो 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन है।
अब जनरली कैलेंडर में क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि हमें प्रेजेंट का दे दो, फ्यूचर का पूछ ले, पर इस बार क्वेश्चन ऐसा है कि हमें प्रेजेंट का दिया और पास्ट का पूछा गया। अब हम देखते हैं कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक कैलेंडर ईयर में अगर ईयर जो है लीप ईयर होगा तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा निकलेंगे, और अगर नॉर्मल होगा तो 1 दिन एक्स्ट्रा निकलेगा। तो मैं देख लेता हूँ उसमें कितने दिन कौन सा साल लीप ईयर है, कौन सा नॉर्मल है, उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं 31 जनवरी 2019 से 30 जनवरी 2013 पे आऊँ, या 30 जनवरी 2013 से 2019 में जाऊँ, एक ही बात है। तो जैसे अगर मैं देखूँ 2013 से 14 एक साल, कोई लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है तो 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। 14 से 15 1 दिन, 15 से 16 यहाँ पर भी 1 दिन, 16 से 17 ये ईयर हमारा लीप ईयर तो यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। 17 से 18 1 दिन, 18 से 19 1 दिन, तो टोटल मेरे पास 7 दिन एक्स्ट्रा है। तो जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हैं तो हम ऐड करते हैं, और जब हम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो माइनस करते हैं। यानी अगर मैं 31 जनवरी 2019 में अगर मैं 7 दिन माइनस करता हूं, यानी रविवार में अगर मैं 7 दिन माइनस करूंगा तो मेरा रविवार ही आएगा। तो यानी 31 जनवरी 2013 को जो मेरा दिन निकलेगा वो रविवार ही निकलेगा। पर उसने मुझे 30 जनवरी 2013 का पूछा है, तो यानी 1 दिन और पीछे पूछा तो मैं इसमें 1 दिन और माइनस कर दूंगा। तो यानी 1 दिन माइनस करके मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा शनिवार। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो शनिवार होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, हल्का सा आपको दिमाग लगाना है कि हमें प्रेजेंट से पास्ट में जाना है, बाकी नॉर्मली क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें हमारे पास एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है। 18 + 6 - 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब इसने बोला है कि इसमें से हमें कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए ताकि हमारा ये जो बराबर में 6 दिया है सेटिस्फाई हो जाए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे को कोई 2 साइन को बदलना है, जिसमें ऑप्शन दिए हुए। तो अगर मैं इसमें ऑप्शन का प्रयोग करूँ, तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखूँ तो 18 प्लस की जगह मुझे लगाना है भागा, ठीक है, और भागा की जगह मुझे लगाना है प्लस, ठीक है, और मुझे बराबर में 6 लेके आना है। तो अब मैं ऑप्शन पहला चेक करके देखता हूँ, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बी, सी और डी को भी चेक कर लेंगे। तो अगर मैं देखूँ तो 6 × 18 तो 3 माइनस का 6, फिर यहाँ पे +3 और इंटू 3। तो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहला डिवाइड होता है फिर इंटू होता है, तो फिर मैं इंटू कर लूंगा, यानी कितना 9। अब फिर मेरा जो बोर्ड मास कहता है कि डिवाइड इंटू, यानी अगर मैं देखूं यानी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यानी अब मैं ऐड करूंगा तो 9 और 3 12, 12 में से 6 माइनस कर दूंगा तो मेरा 6 आंसर आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन ए ही मेरा आंसर है। अगर ऑप्शन ए नहीं होता है तो मैं फिर अगले ऑप्शन को ट्राई करूंगा, वो भी नहीं होगा तो सी और डी को भी ट्राई करूंगा। तो लकीली ऑप्शन ए निकला है ना, जो पहले पे आ गया, तो हमें और को ट्राई करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन जो 97 हमारे पास गिवन है वो भी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। तो जो मेरे पास क्वेश्चन दिए 161 डिवाइड बाई 4 प्लस 75 इंटू 5 माइनस 4, और इसका मुझे आंसर लाना है। पर इसने कंडीशन रखी है कि मुझे प्लस को जो इंटरचेंज करना है वो करना है भाई माइनस में, और इंटू को इंटरचेंज करना है डिवाइड में, यानी प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और इंटू की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह इंटू। तो 161, अब देखो डिवाइड की जगह इंटू और प्लस की जगह माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर वही बोर्ड मास वाला फॉर्मूला यूज होगा, यानी हम उसी पैटर्न पे जाएंगे। तो सबसे पहले डिवाइड होगा, तो अगर 75 को 5 से भाग दिया जाए तो 15 आ जाएगा, प्लस 4, फिर इंटू होगा, तो यानी 161 इंटू 4, तो 4 और 16 चौको 64, ठीक है, यानी 644 माइनस 15 प्लस 4, फिर मैं ऐड कर दूंगा 648 माइनस 15, और 648 में 15 माइनस करूंगा तो 633 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 633, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो मिसिंग टर्म का दिया हुआ है, यानी एक बॉक्स में कुछ नंबर दिए हुए और एक पद लुप्त किया गया, तो मुझे वो निकालना है। तो जैसे पहले ये वाला क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये मिसिंग, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है मिसिंग टर्म वाले चैप्टर से। इसमें हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं और उसमें से एक पद को उसने मिसिंग किया हुआ है। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट रो में 8, 9 और 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे इसने 7, 13 और 9 लिखा हुआ है। 6 क्वेश्चन मार्क, यानी मुझे क्वेश्चन मार्क होना 5 दिया हुआ है। तो इस वाले में अगर मैं देखूं तो अगर मैं
8 में 4 ऐड कर दो, यानी ये वाला 8 और ये वाला 4, इन दोनों को ऐड कर दो और सेंटर वाला 9 माइनस करो, तो मेरे पास 8 और 4 12 और 9 कितना आएगा, 3 आ रहा है। ऐसे अगर मैं सेकंड वाले में देखूं तो 7 + 9, इसमें 13 माइनस कर दो, तो 9 और 7 16, ये भी 3 ही आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड करके सेंटर वाले से माइनस करो तो मेरा 3 आना चाहिए, तो 6 + 5, और यहाँ पे मैंने सपोज x माना और इसको कैलकुलेट करके मेरा 3 आना चाहिए, तो 6 और 5 11 -x बराबर 3, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो यानी x बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 8। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर मेरा होगा 8 आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब ऐसा इसमें बहुत सारे लॉजिक लगते हैं, आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगाना होता है, थोड़ा कैलकुलेशन वाला गेम भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है ये कोडिंग डिकोडिंग से है, तो मेरे पास एक जो वर्ड दिया गया है देन, और इसका जो कोड है वो है RLBS, और अब मुझे निकालना है केस का। तो कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया कि सबसे इजी तरीका होता है इसमें नंबरिंग करते, तो इसमें नंबरिंग करूं तो 20 8 5 और 14, यहाँ पे 18 12 B 2 पे S 19 पे, तो 20 का 18 हुआ यानी -2 किया हुआ है, और 8 का 12 हुआ यानी +4 किया है, 5 का 2 हुआ यानी -3, और 14 का 19 हुआ यानी +5। तो दोस्तों पहले -2 फिर +4 फिर -3 फिर +5, यानी पहले 2 इवन नंबर है फिर 2 ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं इसको भी देख लेता हूँ। C3 पे A1 पे आता है, S19 पे E5 पे, तो C पे -2 करेगा तो A आ जाएगा जो 1 पे आता है, 1 पे 4 ऐड करेगा तो यानी ऐड करने में 5 आएगा, 5 पे कौन आता है भाई, E। फिर -3 करेगा तो 19 में -3 करके 16 आता है, 16 पे P आता है, और फिर +5 करेगा तो 5 में 5 ऐड करके 10 आता है, 10 पे क्या आता है, G आता है। तो मेरा जो आंसर होगा वो AEPJ होगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का, ज्यादा कुछ दिया नहीं था, आपको नंबरिंग करनी और रिलेशन देखना है। इस मॉक का जो आखिरी क्वेश्चन है वो दिया है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है ना रिलेशन के बारे में, यानी अब देखो यहाँ पे दोस्तों जैसे ए को मैं 1 लिखूं तो इसका मतलब, और फिर मैं ये वाला साइन बना दूं तो ये इक्वल का साइन होता है, इसका मतलब है जो रिलेशन ए का 1 से है वही रिलेशन सी का अगले टर्म से होना चाहिए, तो ये जो साइन होता है बराबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला नॉर्थ अमेरिका और रेशियो दिया मैक्सिको, और मुझे पूछा है दक्षिण अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें एक कंट्री है मैक्सिको, वैसे ही साउथ अमेरिका इसमें भी मुझे एक कंट्री देखना है, तो वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा वेनेजुएला। तो इस वाले क्वेश्चन में नॉर्थ अमेरिका और उसकी एक कंट्री दे रखी है, ऐसी साउथ अमेरिका उसकी भी एक कंट्री हमें देखनी है, तो रिलेशन वाला क्वेश्चन था, इजी था। दोस्तों आज हमने 100 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें से 90 जीएस के थे, 10 रीजनिंग के थे। ऐसे सेशन हमारे और भी आते रहेंगे। सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।